हेलो एवरीवन, हम लोग एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज के वीडियो में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लॉ, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फैराडे कांस्टेंट और चौथा पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है फैराडे प्रपोज्ड टू लॉज टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द masses ऑफ एलिमेंट्स लाइब्रेटेड एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो कोई भी एलिमेंट का जो मास जो वहाँ पे जो डिपॉजिट होता है उसके बारे में बताने के लिए टोटल दो लॉ दिया। तो फर्स्ट लॉ, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है द मास ऑफ एन एलिमेंट liberated at electrode during electrolysis is directly proportional to the magnitude of electric charge passed through the electrolytic cell। इसमें कहा गया कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रिक चार्ज को जब पास किया जाता है तो जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होता है वह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो पास करते हैं उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज जितना रहता है उसके मैग्नीट्यूड पर वह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है तो हम लोग लेके चलते हैं कि W ग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज लाइब्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग Q कूलम्ब चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम लोग कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल को लिए और उसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसमें हम लोग Q कूलम्ब चार्ज पास किए तो उसमें टोटल जो है W ग्राम जो है एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पे जो लाइब्रेट हुआ, मतलब वहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ वह टोटल W ग्राम होगा। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि फर्स्ट लॉ में क्या था कि जितना मास जो है कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वह मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा Z। Z को हम लोग कौन सा कांस्टेंट कहते हैं यह हम लोग जानते हैं। Z के बारे में जानते हैं तो Z क्या? तो Z हमने अभी बतलाया कि यह एक है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यह कौन सा कांस्टेंट है? तो यह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वह उसके बराबर माना गया। तो हम लोग जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है उससे हम लोग क्या जानते हैं? उससे हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का जो फ्लो होने का जो रेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब I इज इक्वल टू Q/T। यह एक्सप्रेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो I इज इक्वल टू Q/T। तो जब हम लोग Q का मान निकालेंगे तो T जो है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू IT। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान के चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को जब कंबाइन करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Z इंटू IT। पहले क्या था? W बराबर Z इंटू Q की जगह यहाँ पे आ गया IT। तब अब हम लोग इसको इक्वेशन थर्ड मान देते हैं। अब इक्वेशन थर्ड में क्या है? तो Z तो हम लोग जान रहे हैं कि यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया I
और एक टी। तो आई क्या है? आई है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इसको एम्पियर में लेके चलेंगे। और टी इक्वल टू क्या है? टी टाइम है, जिसको हम लोग सेकेंड में लेकर चलेंगे। अब अगर इसी इक्वेशन में अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको अगर हम लोग 1 एम्पियर माने और अगर टाइम जो है 1 सेकेंड लेके चलें, मतलब यूनिट में लेके चलें, तो यूनिट में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो Q इक्वल टू मतलब चार्ज जो है Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा यार? 1 कूलम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ Q इक्वल टू 1 कूलम। तो Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा। तब जब हम लोग इस इक्वेशन में जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू आई टी, या तो Q था और Q बराबर क्या हो गया? 1 कूलम। तो यह क्या हो जाएगा? W बराबर Z हो जाएगा। तो वही यहाँ पे नीचे लिखा गया, वही यहाँ पे लिखा गया है W इक्वल टू Z। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। W बराबर Z आया, इसका मतलब क्या हुआ? द मास ऑफ एन एलिमेंट लाइब्रेटेड एट इलेक्ट्रोड। W क्या था? मास ऑफ एलिमेंट था जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो लाइब्रेट होगा यानी जो डिपॉजिट होगा, तो वह क्या था? W। तो ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज, जब हम लोग 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो यह क्या आ रहा था? थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो मास जो डिपॉजिट होगा कोई भी इलेक्ट्रोड पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको हम लोग जो जेड मान के चले थे, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। मतलब जब भी कभी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 1 कूलम चार्ज को पास करेंगे तो जो एलिमेंट का जितना मास जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वह किसके बराबर होगा? वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यहाँ एक नोट करने का बात है कि डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड। हर एक एलिमेंट का जो जेड का जो वैल्यू होता है वह अलग अलग होता है। यह था फर्स्ट लॉ। अब हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकेंड लॉ क्या कहलाता है? तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि उसमें एक जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था बस वही था। अब हम लोग सेकेंड लॉ में क्या देखेंगे? इफ़ 2 और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम लोग एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कनेक्ट करें और वह भी किस में? सीरीज में। सीरीज में अगर करें एंड अ सर्टेन इलेक्ट्रिक करंट, और हम लोग उसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आई एम्पियर इज पास्ड थ्रू देम। अगर हम लोग आई एम्पियर करंट पास करें फॉर अ सर्टेन टाइम और हम लोग इसको कुछ निश्चित समय के लिए पास करें, जैसे कि 30 सेकेंड के लिए, दैट इज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग हमेशा सेम लेके चलेंगे पास थ्रू देम। तो क्या हो जाएगा? तो द मास ऑफ एलिमेंट लाइब्रेटेड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया कि जो मास जो कोई भी एलिमेंट का जो मास जो लाइब्रेट मतलब जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वह क्या हो जाएगा? वह इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। वह उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिगर ले के चलते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि फुल फिगर आ जाए। थोड़ा सा दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पूरा फुल फिगर अब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ और एक यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट किए तो सीरीज में क्या होता है? प्लस माइनस से जुड़ता है, फिर माइनस प्लस से। जिस तरह हम लोग किसी भी टॉर्च में कोई भी सेल को इस तरह से एक से ज़्यादा सेल वाला जो बैटरी का जो टॉर्च आता था उसमें हम लोग देखते थे
यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता था, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता था, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और इसको टॉर्च में हम लोग डाल देते थे। तो इसी को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब इसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट हो गया। अब इसमें हम लोग एनोड में हम लोग एनोड और जो कैथोड हो गया, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को डाल के चल रहे हैं, और दोनों इसमें हम लोग फर्स्ट में हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड को लेके चल रहे हैं, सेकंड में यह कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रोड को लेके चल रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक में जिंक इलेक्ट्रोड और सेकंड में कॉपर इलेक्ट्रोड को डाल दिए, और फर्स्ट में ZnSO4 सॉल्यूशन डाला गया और सेकंड में CuSO4 सॉल्यूशन। तो CuSO4 सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड जो हुआ आयन में टूट जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह कॉपर 2+ आयन में टूट जाएगा, और यह यहाँ पे जिंक 2+ आयन में टूट जाएगा। अब जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यह जिंक जो है यह कैथोड पर जो है यहाँ पे लाइब्रेट होने लगेगा, और उसी तरह इसमें कॉपर जो है यहाँ पे यह कैथोड में लाइब्रेट होने लगेगा। तो यह जो है इस थ्योरी के अनुसार बताया गया कि यह जो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो अब हम लोग इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो फर्स्ट में जिंक डिपॉजिट हो रहा था और सेकंड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। तो इन दोनों का जब हम लोग रेशियो जब निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इसके रेशियो के बराबर। ऐसा थ्योरी के अनुसार है। अब हम लोग इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ जिंक, तो मास को हम लोग वेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, तो इसीलिए हो गया वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। जस्ट यह जो यहाँ पे जो यह लैंग्वेज वाला पोर्शन है, इसको बस इसको वर्ड में लिख दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 जो यह है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ तो हम लोग जिंक और कॉपर लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ दूसरा भी एलिमेंट आए बाद में, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं W1/W2। W1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोड, W2 इक्वल टू सेकेंड इलेक्ट्रोड का, और यहाँ पे E1 है फर्स्ट इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रोड का। अब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग इक्वेशन 1 को फिर से अरेंज करके लिख सकते हैं। तो उसमें क्या था, यहाँ W1 था, यहाँ W2 था, और यहाँ क्या था, यहाँ E1 था और यहाँ E2 था। तो हम लोग इसको क्या किए, W1 को यहीं रहने दिए और E1 को ए साइड ले आए, और यहाँ जो W2 था इसको हम लोग यहाँ ले गए और E2 को यहीं रहने दिए। तो यह क्या बन जाएगा, तो वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाय वेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं सही है, यहाँ पे वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक। तो हम लोग जानते हैं कि वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यह दोनों सेम एलिमेंट का है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो यह ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक आ गया, और यह आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। थ्योरी में यही बताया गया। तो हम लोग अब इसका एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं, thus the same number of gram equivalent of different element are liberated at electrode by the same magnitude of charge during electrolysis। जब हम लोग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जब इलेक्ट्रोलिसिस कराने में अगर हम लोग यूज करेंगे, तो दोनों जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फर्स्ट में जो एलिमेंट लेंगे और जो सेकंड में जो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट जो है यह बराबर होगा। तो यह था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग देखेंगे, इसी में एक टॉपिक है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या,
द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज present at 1 mole of electron is called Faraday's constant और Faraday। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड जो प्रेजेंट होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यह फैराडे कांस्टेंट, इसको फैराडे भी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो वह कितना चार्ज लेके चलता है, तो वह 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जितना वह कैरी करके चलता है। यह एक इलेक्ट्रॉन का बात है। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वह हो जाते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो यह एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके चलता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन वह कितना लेके चलेगा, तो यह क्या हो जाएगा, सिंपली जो 6.022 इंटू 10⁻23 है यह मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहे थे, इसको 1 फैराडे कहे थे 1 मोल के लिए। तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 96,485.33 कूलम चार्ज। तो यह इतना टोटल आया। तो इसको अगर हम लोग लेके चलें तो कैलकुलेशन में आगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है, तो इसीलिए इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो है अप्रॉक्स वैल्यू मान के चला जाता है। तो यह कितना है 96,500। तो इसको 1 फैराडे इक्वल टू लेकर इसको चला जाता है। अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट बी ई। अगर हम लोग किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट को हम लोग अगर ई मान के चलें तो क्या होगा, तो 96,500 कूलम चार्ज जो है विल लाइब्रेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। तो यह जो 1 फैराडे आया, तो 1 फैराडे मतलब कहाँ से आ रहा था, तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल में जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था उसके बराबर था। तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 फैराडे इक्वल टू हम लोग का आया था 96,500 कूलम। तो अब बोल रहा है कि अगर इतना चार्ज हम लोग लेके चलें तो यह कितना, तो कोई भी एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वह देगा। मतलब ई ग्राम ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट का टोटल ई ग्राम देगा। यह हम लोग अभी मान के चल रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज कितना देगा, तो 1 कूलम चार्ज कितना देगा, जब 96,500 कूलम दे रहा है ई ग्राम, तो 1 कूलम कितना देगा, ई डिवाइडेड बाय 96,500 ग्राम ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का इतना जो ग्राम जो है वह देगा। इसी को हम लोग आगे लिखते हैं। तो चार्ज था, चार्ज को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, ई, और यह 96,500 जो है यह क्या है 1 फैराडे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ई बाय एफ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एफ जो है यह कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग अब लिख सकते हैं डायरेक्टली कि जो जेड है यानी चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो यह था फैराडे कांस्टेंट। अब हम लोग आगे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का इलेक्ट्रोलिसिस यह भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। पहले आता है कि फर्स्ट लॉ डिफाइन करें, सेकेंड लॉ डिफाइन करें, और उन दोनों के बीच में रिलेशन को या फिर कॉम्बिनेशन को अगर करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ से कि W इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यह होता है फर्स्ट लॉ से। सेकेंड लॉ से यह आता है जेड यानी चार्ज इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एफ। ई यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है और एफ यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट है। यह रिलेशनशिप बेसिकली फैराडे कांस्टेंट से आता है जो सेकेंड लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। तो अब हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे।
क्या हो जाएगा, W इजक्वल टू क्या था, Z मल्टीप्लाइड बाई आई टी, और Z के बराबर क्या आ रहा था, E बाय एफ। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, W इजक्वल टू E बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय आई एन टी। अब हम लोग द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय, तो ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी एलिमेंट का किस तरह से दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यह A बाय एन, यहाँ पे A क्या होता है, यह एटॉमिक मास होता है, और N क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है। तो हम लोग E बराबर A इक्वल टू एन, यह हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू A बाय एन। तो अब हम लोग अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और 4 जो था, मतलब E इक्वल टू जो यह जो आ रहा था, इसको अगर हम लोग उसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, W बराबर A बाय एन एफ, A बाय एन यहाँ पे आ गया E के जगह में, और यहाँ F नीचे पहले से तो था ही, मल्टीप्लाइड बाय I एंड T, यह है। अब इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 जो यह जो आया, इक्वेशन 5 जो यह देख रहे हैं, यही जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो यह है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग इसमें जितने भी टर्म यूज हुए हैं, जैसे W, A, N, F, I और T, इन सब के बारे में जानते हैं कि यह है क्या। यहाँ पे W क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इन ग्राम। इसको कौन से क्वांटिटी में लिया गया, ग्राम में लिया गया, इसको हम लोग ध्यान में भी रखना है। तो इलेक्ट्रोड पर जो कोई भी एलिमेंट का जो मास जो डिपॉजिट हुआ, उसी को हम लोग यहाँ पे W लेकर चल रहे हैं। ये क्या है, ये है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ए इक्वल टू एटॉमिक मास, जिस एलिमेंट को हम लोग यूज करना है उसका एटॉमिक मास क्या है, उसको हम लोग को लेना, और इसको किस यूनिट में लेना, तो ग्राम पर मोल में हम लोग को लेके चलना है। नेक्स्ट है N क्या, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हम लोग लेके चले थे कॉपर 2+, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यही जो है यहाँ पे वैलेंसी हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे F क्या है, फैराडे कांस्टेंट हम लोग कितना निकाले थे, 96,500 पर मोल। आगे है I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में लेके चल रहे थे, वही है यहाँ पे I। और T क्या है, T है टाइम इन सेकंड, टाइम जो हम लोग सेकंड में लेके चल रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखें फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फैराडे कांस्टेंट और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और इसमें अगर कहीं पे कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम जो है पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी अदर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो और इस चैनल से जुड़े रहें, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।